आज की इस वीडियो में मैं कैप्टन यामी की सभी फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे सबसे वीक फॉर्म से, जिसमें वो एक छोटे बच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम यामी की एक से एक खतरनाक फॉर्म के बारे में बात करेंगे और हमेशा के जैसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कैप्टन यामी की गॉड लाइक फॉर्म के बारे में, जिसमें वो एक डेविल होस्ट बन चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं यामी की ह्यूमन फॉर्म से। तो यामी सुके हीरो का जन्म द लैंड ऑफ सन में हुआ था और वो दिखने में एक नॉर्मल लड़के के जैसे थे, जो हमेशा एक सेंटो बनियान एंड पैंट पहने रहते थे। यामी जिस क्लैन से उसका नाम यामी क्लैन था और वो अपनी असेशन स्किल एंड तलवारबाजी के लिए मशहूर थी, क्योंकि वो अपनी तलवार पर अपने मैजिक को कोड करके फाइट करते थे। और इसलिए यामी के फादर ने उन्हें तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद यामी एक स्किल्ड तलवारबाज बन गए। और क्योंकि वो डार्क मैजिक यूज करते थे इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए। और यहीं पर यामी ने की नाम की एक एबिलिटी को सीखा, जिसकी वजह से उनको पावर ऑफ सिक्स सेंस मिल गई। यामी के फादर का मानना था कि यामी अपनी क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन सकते हैं, जिसको किजिन का टाइटल मिलता है और उसका मतलब होता है डीमन कोड। हालांकि यामी को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो एक मछुआरे बनना चाहते थे। लेकिन फिर यामी की छोटी बहन इचिका को जन्म देते हुए उनकी मदर की मौत हो गई। और क्योंकि इचिका की शक्ल उसकी मदर के जैसी थी, इसलिए उसके फादर रोज दारू पी के उसको मारते थे। लेकिन यामी हमेशा अपनी छोटी बहन को अपने फादर से बचाते थे। इसके बाद इन दोनों की रियू से दोस्ती हो गई, जो लैंड ऑफ द सन के रूलर का लड़का था, और ये काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन फिर अचानक से यामी के क्लैन ने फैसला किया कि वो असेसियंस नहीं करेंगे, बल्कि शांति से रहेंगे। लेकिन यामी के फादर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यामी के क्लैन में एक ड्रग भी है, जिसको खाने के बाद यूजर को गॉड लाइक पावर्स मिल जाती हैं। और यामी के फादर उसको ये ड्रग खिला के अपनी पूरी क्लैन को मरवाना चाहते थे, ताकि वो अपनी क्लैन को फिर से बना सके। लेकिन तभी इचिका ने उनको रोक लिया। लेकिन फिर उनके फादर ने यामी के बजाय इचिका को ये ड्रग खिला दिया, और इस ड्रग के नशे में उसने अपनी पूरी क्लैन को जान से मार दिया। हालांकि उनको कुछ भी याद नहीं रहा, और इसलिए यामी ने और र्यू ने प्लान बनाया कि वो इचिका को नहीं बताएंगे कि उसने अपनी पूरी क्लैन को जान से मार दिया है। और यामी ने इस सब का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और लैंड ऑफ द सन को छोड़ के भाग गए। और उनकी बहन इचिका हमेशा ये समझती रही कि यामी अपनी क्लैन के हथियार हैं। सच में यामी सुगेहिरो की कहानी बहुत ज्यादा सैड है। लेकिन अगली जिस फॉर्म की हम बात करने वाले हैं उसमें वो एक मैजिक नाइट बन जाते हैं और फॉर्मर विजार्ड किंग कॉनरेड से फाइट करते हैं। तो द लैंड ऑफ सन से भाग के यामी क्लोवर किंगडम पहुंच जाते हैं। हालांकि उनको यहाँ की भाषा नहीं आती और सब उनको फॉरेनर बोल के चिढ़ाते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन इसके बाद यामी को उनकी 3 लीफ ग्रोमर मिलती है, और क्योंकि वो डार्क मैजिक यूज करते हैं इसलिए वो उसको अपनी कटाना पर कोट करके उन सभी को मार के गैंग के लीडर बन जाते हैं। और इसके बाद यामी को नाच मिलते हैं, जो इस टाइम पर बहुत बड़े छपरी थे। और इसके बाद ये दोनों मिलकर बहुत सारे गलत काम करते हैं, जैसे कि चोरी, नशे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर यामी की मुलाकात जूलियस नोवा क्रोनो से होती है, जो कि इस टाइम पर एक विजार्ड किंग नहीं बल्कि ग्रेट ईयर मैजिक स्क्वाड के कैप्टन होते हैं। और यामी के मैजिक को देख के वो उन्हें इनवाइट करते हैं अपनी स्क्वाड में। जिसके बाद यामी और मॉर्गन, जो कि नाच के जुड़वा भाई होते हैं, वो ग्रेट ईयर मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं और ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन जाते हैं। इस फॉर्म में यामी अपने सेंटो बनियान के ऊपर एक ग्रेट ईयर मैजिक स्क्वाड का कैप पहन लेते हैं और साइड में एक बैग जिसमें वो अपनी ग्रूमर और जूलियस उनको क्लोवर किंगडम की भाषा भी सिखाते हैं। इसके बाद यामी और मॉर्गन बहुत सारे मिशन करते हैं एक साथ, और इतने ज्यादा खतरनाक डुओ बन जाते हैं कि पूरे क्लोवर किंगडम में वो फेमस हो जाते हैं लाइट एंड मैजिक डुओ के नाम से। लेकिन फिर अचानक से मॉर्गन की मौत हो जाती है, और जब यामी उनकी कब्र पर जाते हैं तो वहां उन्हें नाच मिलते हैं, जिनसे वो वादा करते हैं कि जब वो कैप्टन बन जाएंगे तो उन्हें अपनी मैजिक स्क्वाड का वाइस कैप्टन बनाएंगे। और फिर यामी काफी सारे मैजिक नाइट्स के साथ मिलकर फॉर्मर विजार्ड किंग कॉनरेड से फाइट करते हैं, और उनके स्पीड एंड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो बिना किसी दिक्कत के कॉनरेड के अटैक को काउंटर कर देते हैं। जबकि काइजर जैसे मैजिक नाइट तो उन अटैक से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर जूलियस कॉनरेड को टाइम केज में ट्रैप कर देते हैं, एंड लास्ट में यामी बिना किसी चोट के बचते हैं। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद भी यामी कितने ज्यादा ताकतवर थे। इसके बाद जूलियस 28th विजार्ड किंग बन जाते हैं। दूसरी तरफ यामी वेनेसे को विच फॉरेस्ट से बचाते हैं एंड चार्लोट को उसके कर्ज से बचाते हैं। लेकिन यामी की जिस अगली फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें वो सिर्फ एक मैजिक नाइट नहीं रहते बल्कि एक कैप्टन बन जाते हैं, और साथ ही में वो एक ऐसे सीक्रेट स्पेल को सीखते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी डेविल को हरा सकते हैं। तो बहुत मेहनत करके यामी फाइनली ब्लैक बुल्स मैजिक स्क्वाड के कैप्टन बन जाते हैं और नाच को अपना वाइस कैप्टन बना लेते हैं। साथ ही में जब वो रहने के लिए एक बेस ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें हेनरी मिलता है, जिसको जिंदा रहने के लिए दूसरों का मैजिक चूसना पड़ता है। और क्योंकि उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया होता है इसलिए उसके पास कोई भी नहीं होता मैजिक चूसने के लिए। इसलिए वो यामी से बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम इस जगह को अपना बेस बना लेना। लेकिन यामी उसको मना कर देते और अपनी मैजिक स्क्वाड में ज्वाइन करके वादा कर देंगे वो और भी लोगों को लाएंगे यहाँ पे। कैप्टन यामी इस फॉर्म में ज्यादा कुछ बदलते नहीं है, सिर्फ ग्रेट ईयर कैप को बदल के ब्लैक बुल्स का कैप अपने राइट शोल्डर पे बांध लेते हैं। हालांकि उनकी हाइट एंड मसल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो रीइंफोर्समेंट मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहांस कर लेते हैं, जिसके बाद उनके स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्होंने आज तक एक हाथ मार के बहुत दूर फेंक दिया था। साथ ही में कैप्टन यामी के रिफ्लेक्स गॉड लेवल पर आ जाते हैं, की का यूज करके अपने एनिमी के मूव्स को प्रेडिक्ट करते हैं एंड माना जोन को की के साथ मिला के अपने ओपोनेंट के अटैक करने से पहले ही उसको काउंटर कर देते हैं। और ये काफी हद तक विजार्ड किंग की भविष्य देखने वाली एबिलिटी के जैसा है, हालांकि उस लेवल पर नहीं है, और इसके वजह से ही वो पैट्रिक के लाइट अटैक्स को बिना किसी दिक्कत के डॉज कर देते हैं। यामी की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ तक कि जब उनके ऊपर एक पूरी गुफा गिर जाती है तो उनको ज्यादा खास डैमेज नहीं होता, बल्कि वो 3 एल्फ्स अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दान तो उनको एक बहुत बड़े स्टोन पिलर से मारता है, लेकिन फिर भी वो खड़े रहते हैं बिना किसी दिक्कत के। और वैसे तो डार्क मैजिक यूजर को स्लो कर देता है, लेकिन फिर भी यामी की स्पीड बहुत
बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पैट्री के लाइट अटैक्स को सिर्फ डोज नहीं किया बल्कि डार्क स्लैश मार के पैट्री को घायल भी कर दिया। और उन्होंने दांते के खिलाफ आस्था के साथ मिलकर फाइट भी करी थी उसकी ब्लैक फॉर्म में, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। और यामी के पास बहुत ज्यादा माना भी है, यहाँ तक कि रॉयल्स और डेविल से भी ज्यादा। और उन्होंने वेटो के खिलाफ लड़ाई में अपने सबसे खतरनाक स्पेल का यूज किया था, जिसका नाम है डायमेंशन स्लैश, जिसमें उन्होंने इतना खतरनाक स्लैश मारा कि वेटो 2 टुकड़ों में कट गया। और सुप्रीम रैंक डेविल जोग्रेट से फाइट के दौरान वो इस स्पेल को अपग्रेड भी करते हैं एंड डायमेंशन स्लैश इक्वानॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें वो अपने सामने आने वाली हर चीजों को 2 टुकड़ों में काट देते हैं, यहाँ तक कि डायमेंशन तक को। और इसके वजह से ज़ेगरेट जो एक हाई रैंक डेविल था वो 2 टुकड़ों में कट जाता है। और सिर्फ अटैक्स नहीं बल्कि यामी का डिफेंस भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि ब्लैक होल जिसमें ओपोनेंट के सभी स्पेल चले जाते हैं, ब्लैक ककून जिसमें ये अपने आप को डार्कनेस से कवर कर लेते हैं, उनके ऊपर किसी भी अटैक का असर नहीं होता, और ब्लैक मून जिसमें एक लिमिटेड एरिया में डार्कनेस को फैला देते हैं और वहां पे ओपोनेंट का मैजिक काम नहीं करता। इस फॉर्म में यामी एक परफेक्ट मैजिक नाइट थे जो किसी को भी हरा सकते थे। और हो सकता है कि तुम सोचो कि इससे ज्यादा वो क्या ही ताकतवर हो सकते हैं, तो तुम गलत हो, क्योंकि अभी भी कैप्टन यामी की 3 फॉर्म्स बाकी हैं। और इससे पहले कि हम उनकी गॉड लाइक फॉर्म के बारे में बात करें, ये जानते हैं उनकी डेविल बॉडी फॉर्म के बारे में, जिसमें उनकी बॉडी पूरा तरह से बदल जाती है एक डेविल के जैसे, और उनको एक कटाना भी मिलती है जिसकी मदद से वो किंग ऑफ डेविल से फाइट करते हैं। तो वैसे तो यामी और आस्था दांते को हरा देते हैं, लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर एक और डेविल होस्ट ज़ेनन आके कैप्टन यामी एंड विलियम को किडनैप करके ले जाता है, ताकि वो उनके मैजिक की मदद से अंडरवर्ल्ड के गेट को खोल सके और अपने डेविल्स की 100% पावर को यूज कर सके। और इसके बाद वो यामी और विलियम को एक कॉफिन में बंद कर देता है और एक रिचुअल करना शुरू कर देता है, जिसमें वो इन दोनों के मैजिक की मदद से अंडरवर्ल्ड के गेट को खोलता है। लेकिन क्योंकि डार्क मैजिक चीजों को अब्सॉर्ब करता है, इसी वजह से जब अंडरवर्ल्ड का गेट खुलता है और उसमें से डार्क एनर्जी निकलती है, तो कैप्टन यामी की बॉडी में भी चली जाती है और हल्के हल्के उनको मारने लगती है, जिसके वजह से जब ब्लैक बुल्स ने उनको रेस्क्यू किया तो वो काफी ज्यादा घायल थे। लेकिन फिर ग्रे ने अपने ट्रांसम्यूशन मैजिक का यूज किया, जिसकी मदद से वो सिर्फ चीजों के लुक्स को नहीं बदलती बल्कि वो उनको कम्प्लीटली डिफरेंट बना देती है। और जब ग्रे ने यामी को हील किया तो उसने गलती से उस डार्क एनर्जी का यूज करके यामी की बॉडी को फिर से बना दिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक डेविल के जैसे दिखने लगी और साथ ही वो एक परफेक्ट बंदे बन गए एक डेविल होस्ट बनने के लिए। और इसके बाद यामी की सभी एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई और कैप्टन विलियम ने उनको वर्ल्ड ट्री मैजिक की मदद से एक कटाना भी बना के दी, जिसके अंदर उन्होंने अपना सभी बचा हुआ मैजिक डाल दिया। और इसके वजह से यामी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये कटाना बहुत ज्यादा मजबूत थी और साथ ही में यामी की डायमेंशन स्लैश को और भी आसानी से मार देते थे। और इसका यूज करके कैप्टन यामी ने किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो से फाइट करी थी। और जब लूसीफेरो नाच को मारने ही वाला होता है, तब यामी इस कटाना से उसका अटैक को रोक लेते हैं। वो बात अलग है कि लूसीफेरो के अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती कि ये दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। लेकिन इसके बाद यामी और नाच मिलके कुछ स्पेल्स भी यूज करते हैं, जैसे कि किड्स प्लेग्राउंड, जिसमें ये बैटलफील्ड को एक शैडो सिटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फिर ये कहीं से भी टेलीपोर्ट होकर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से किंग ऑफ डेविल्स तक को दिक्कत हो रही थी इनके अटैक्स को प्रिडिक्ट करने में। ऊपर से नाच अपने डेविल की मदद से अपने और यामी के क्लोन्स भी बना देते हैं लूसीफेरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ तक कि इस स्पेल का यूज करके यामी डार्क क्लॉक डीप ब्लैक ब्लेड नाम का अटैक भी करते हैं, जिसमें वो अपनी नई कटाना से इतना खतरनाक स्विंग मारते हैं कि किंग ऑफ डेविल तक को चोट लग जाती है। हालांकि वो चोट ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये करना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। पर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी यामी अपने पुराने दोस्त मॉर्गन को हरा नहीं पाते और वो यामी को इतना खतरनाक स्लैश मारता है कि यामी मरने ही वाले होते हैं। लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसी पावर्स मिलती है जिनकी मदद से वो मॉर्गन और लूसियस दोनों को हरा देते हैं। तो आपको याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको यामी क्लैन के एक सीक्रेट ड्रग के बारे में बताया था और इसको खाने के बाद यूजर को गॉड लाइक पावर्स मिल जाती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इसको खाने के बाद यूजर अपना कंट्रोल खो देता है और मर भी सकता है। इसलिए आज तक यामी क्लैन में भी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, यहाँ तक कि यामी भी नहीं। लेकिन जब उनकी बॉडी डार्क एनर्जी से रीबिल्ड हुई तो उनको एबिलिटी मिली इस ड्रग को कंट्रोल करने की। और द डे ऑफ जजमेंट पर रियू ने इसको इचिका के हाथ यामी के लिए भेजा और जब उन्होंने इसको खाया तो सिर्फ उनको पावर्स नहीं मिली बल्कि उनकी अपीयरेंस पूरे तरह से बदल गई, जैसे कि उनके सर पर 2 सींग उग गए, गले में एक माला आ गई और साथ ही में एक पर भी आ गया। और मॉर्गन के अटैक से जो उनको डैमेज हुआ था वो भी कुछ ही सेकंड में हील हो गया और उनकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने सिर्फ एक ही अटैक में लूसियस के क्लोन को मार दिया। यहाँ तक कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी मदद से उन्होंने मॉर्गन के लाइट मैजिक अटैक से नाच को भी बचा लिया। और इसके बाद यामी, नाच और निचिका ने एक साथ मिलकर एक अटैक किया, जिसमें नाच ने प्लेग्राउंड स्पेल का यूज किया, यामी निचिका ने ब्लैक हेवन नाम का स्पेल यूज किया, जिसके बाद ये लोग स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट टेलीपोर्ट होने लगे। एंड लास्ट में नाच ने यामी और इचिका की मदद से मॉर्गन को जान से मार दिया। लेकिन इसके बाद भी मॉर्गन मरे नहीं और फिर से जिंदा हो गए, वो भी अपनी फाइनल फॉर्म में, जिसमें उनको मारना तो बहुत दूर की बात है, ये तीनों उनके पास भी नहीं जा पा रहे होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलती है यामी की गॉड लाइक फॉर्म, जिसमें आने के बाद वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहते बल्कि एक डेविल होस्ट बन जाते हैं। तो जब ये तीनों मॉर्गन को नहीं हरा पा रहे होते तो यहाँ एंट्री होती है सुप्रीम रैंक डेविल एड्रेमिलिच की। ये वही डेविल है जो यामी के ऊपर स्पेड की मार्क से नजर रखे हुए हैं, यहाँ तक कि इसने लूसीफेरो के ऑर्डर्स को भी मना कर दिया था और ये यूज करता है लाइट मैजिक और ऑफर करता है यामी को उसका डेविल होस्ट बनने के लिए। और इसका रीजन होता है कि इसको लूसियस की दुनिया बोरिंग लगती है एंड यामी तो यामी है, वो इसके होस्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ डार्क नहीं बल्कि अब लाइट मैजिक भी यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्म में आने के बाद वो एक डेविल के जैसे लगने लगते हैं, उनके सींग
किंग और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो एड्रम मिलिच के जैसे दिखने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके 2 पर भी आ जाते हैं जो डार्क मैजिक के जैसे होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो लाइट मैजिक का यूज करके कटाना भी बनाते हैं और फिर वो 2 कटाना से एक साथ अटैक करते हैं और उनकी पावर्स एंड स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक ही सिलेक्ट में मॉर्गन की फाइनल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। भाई साहब कैप्टन यामी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कैप्टन मेरेलियन ज्यादा पावरफुल है या फिर कैप्टन यामी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं यूनो की भी सभी फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और अगर तुमने ब्लैक क्लोवर की मांगा नहीं पड़ी है तो ये वीडियो जरूर देखना।